नमस्कार, मैं हूं माजिद सिद्दीकी मुंबई न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से। आज आपको मैं अफवाहों से बचाना चाहता हूं। देखिए, लॉकडाउन हो या ना हो, अगर होता भी है तो आप घबराइए मत। ये आपके प्रिकॉशन के लिए, आपके अपने आप को बचाने के लिए ये एक गवर्नमेंट ने ऐलान किया। हमारी महाराष्ट्र की सरकार बहुत आपकी फ़िक्र रखती है और मुंबई कर यानी मुंबई वासियों को मैं सलाम करता हूँ। ये लाइफलाइन वाली ज़िंदगी गुजारने वाले, जो रोज़ कमा के खाने वाले, उन पर क्या गुजर रही है वही ऊपर वाला ही जानता है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। वक्त आने पर सारी चीज़ समय के हिसाब से सब ठीक हो जाता है। लेकिन इस वक्त आपको अपने आप को बचाना है। जान है तो जहान है। बचाने के लिए एक मामूली सा नुस्खा, जो आपके अपने घर में सारी चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर लें कि मुझे कोरोना नहीं है भी तो डरने की कोई बात नहीं। उसके लिए आपको सिंपल, हमारे डॉक्टर जो आयुर्वेदिक के है, एलोपैथिक के है, होम्योपैथिक के है, हर डॉक्टर ने अपनी अच्छी अच्छी सलाहें दी है। और वो मामूली सी चीज़ के साथ में अगर आप अपने ऊपर अमल करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अंदर, घर के अंदर से वो कोरोना वायरस की चैलेंज है वो ख़त्म हो जाएगा। मामूली चीज़ क्या है? सबसे पहले याद रखें, 2 गिलास पानी लें, 1 इलायची, काली मिर्च के 4-5 दाने, 4 लौंग और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और 1 चुटकी हल्दी। ये 2 गिलास पानी में डालकर अच्छे से उसको गर्म कर दें। 2 गिलास जब गर्म करने के बाद वो आधा हो जाए, 1 गिलास पानी का वो बन जाए, उस वक्त आप उसका आधा पानी पी लें। जो छन्नी में जो बची है, लौंग, दालचीनी, काली मिर्ची, ये सब चीज़ें फिर से उसमें 2 गिलास पानी डाल के अच्छी तरह गर्म करें। उससे स्टीम लें, भाप अपने चेहरे पर उसकी भाप से एक 15 मिनट तक स्टीम लेने के बाद आधा घंटा आप गर्मी पंखे और कूलर से, एसी से, हवा से बचें, सिर्फ आधा घंटा। फिर देखिए आपके पास से कोरोना क्या है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कई लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेस हुए, हमें दुआएं मिली। डॉक्टरों को भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने ये इतना आसान, और एक आपको मालूम है मालेगांव का काढ़ा भी मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ 15 रुपये में, 15 से 20 रुपये में। डाबर का भी काढ़ा मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। काढ़ा बना कर पिए, सुबह सुबह निहार मुँह ये प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन आप इसका उपयोग करेंगे तो यकीनन ये वायरस आपके जिस्म से, आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। और एक प्रिकॉशन के लिए देखिए, डॉक्टर जो कोरोना टेस्ट के लिए भेजते हैं, दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये RT-PCR टेस्ट होता है, पैथोलॉजी वाले करते हैं। इसका बाहर प्राइवेट में 2000 रुपया लिया जाता, लेकिन कई ट्रस्टों ने इसको बहुत कम दाम में आपका टेस्ट करके दे रहे हैं, जिसमें खून के टेस्ट होते हैं अलग अलग। इसको RT-PCR टेस्ट बोलते हैं। ये कोरोना का टेस्ट होता है। ये टेस्ट हमने अल्फोकस फाउंडेशन मुंबई न्यूज़ की तरफ से हमने भी उसका इंतज़ाम किया है। टी बिल्डिंग के सामने हमारा OPD है। सुबह 8 से 12 बजे तक ये टेस्ट होता है। इसका सिर्फ 600 रुपया इसको आपको अदा करना पड़ेगा। इसमें सारी रिपोर्ट आ जाती है और ये रिपोर्ट अपने पास रखें। और उसके बाद उसमें देखिए CT वैल्यू, आपका CT वैल्यू 24% से ऊपर है तो आप बिल्कुल संतोष, आप सुरक्षित है। आपको कोरोना का वायरस बिल्कुल छू नहीं सकता। बिंदास आप अपने आप को अलर्ट रखें और अपने पड़ोसी को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, सबको ये चीज़ बताएं। डर निकालें। डर से आधी मौत, आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आदमी डर डर कर मर जाता है। ऐसे कई वाक़यात हमने देखे, सुने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं। ईश्वर अल्लाह आपका निगहबान है, उस पर भरोसा रखें
आने वाला समय आपका अच्छा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात और बताना भूल गया, याद रखें कि रमज़ान का महीना 14 तारीख से पहला रोज़ा मुसलमानों का शुरू होगा। बहुत फिक्रमंद है, मस्जिदों में ताले लग गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है, जान है तो जहान है। याद रखिए, इबादत और ये जो भी पूजा आप अपने लिए करते हैं, ऊपर वाला आपकी हर वो बात को सुनता है। सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, तौबा कर लें। और 14 तारीख को पहला रोज़ा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, 14 अप्रैल। जी हाँ, मस्जिदों में अगर नमाज नहीं हो रही है, ताले हैं, तो फिक्र मत करें, घर पर नमाज को अदा करें, रोज़ा ज़रूर रखें। हो सकता है इसमें आपकी आजमाइश है, तो आपको चाँद मुबारक, रमज़ान मुबारक। मुंबई न्यूज़ अल फोकस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को नया चाँद आपको मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेट टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ये वीडियो तो आपको शेयर करना है सबको, इसे वायरल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब स्टडीज ये बताती हैं कि मेरी सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर में कितनी होनी चाहिए। जब भी आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आए तो लैब से पूछिए मेरी साइकिल थ्रेशोल्ड सीटी वैल्यू कितनी है। वो मना नहीं कर सकते, इस चीज को सुन के तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते। अभी तक लोग सोच रहे थे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब पता लग गई है। वैल्यू इज 24। अगर इसकी वैल्यू 24 से ज्यादा है तो हो सकता है आपसे ये बीमारी और लोगों को ना फैले, आपका वायरल लोड बहुत कम है। और अगर इसकी वैल्यू 24 से कम है तो आप हाईली इंफेक्शियस हो। तो वो सारे लोग जिनकी सीटी वैल्यू 24 से ज्यादा आती है, इसका मतलब है उनसे बीमारी दूसरों को होने की संभावना कम होती है। अभी तक हमें कट ऑफ नहीं मालूम था, अब रिपोर्ट्स कट ऑफ के बारे में बातचीत कर रही हैं। कट ऑफ इज 24। कल से बोलिए मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, मेरी सीटी वैल्यू 24 से कम है या 24 से ज्यादा है। याद रखिए नंबर 24, ये बिल्कुल याद रखना है आप सब लोगों को। और कम से कम इस मैसेज को 24 लोगों को अभी पहुंचाइए, ताकि वो 24 नंबर आपको याद रहे। नमस्कार। 12 अप्रैल 2021 लॉकडाउन। मुंबई की भाषा में मुंबई कर आखिरी प्रार्थना करता है। मुंबई से वो वीरान मुंबई जहाँ पर कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ कुत्ते इंतज़ार में हैं। वो रो रहा है, ईश्वर अल्लाह गॉड उससे प्रार्थना कर रहा है कि अब बहुत हो गया, बस ये मुंबई को जगमगा दे। ऐ ईश्वर, एक मुंबई कर की आवाज़ पेश है। किसकी पनौती से ये वाट लग गई है। एक ऑफिस खाली पड़ेला है, ना धंधा ना नौकरी। गेटवे पे ताला लगा है, चुप है चौपाटी। अक्का मरीन ड्राइव उजड़ा है, ना देखा छोकरा ना छोकरी। बंद है मंदिर मस्जिद दरगाह गुरुद्वारा। चर्च चुपचाप है, बंद है फाउंटेन का फव्वारा। न चिल्लम चिल्ली, न मच्छी का पानी का टोकरी, न फिल्म न मॉल न बड़ा पाव की गाड़ी, न दंगा न पंगा न चोरी न मारा मारी। कितना दिन हुआ मालूम, गालिच नहीं सुना। कितना दिन हाईवे पे ट्रैफिक जाम नहीं बना। साला रास्ते का कुत्ता भी आदमी को ढूंढता फिर रहा है। ये क्या लफड़ा हो गया है। अरे अपन तो पैदा छुड़ेला फुटपाथ पर, न माँ का पता न बाप का खबर। तब से आपका मुंबई बना है अपन का घर। ये गर्दी भागमभाग शोर शराबा जिंदगी बनेगा।
तैयारी साला करके किसने लात मारेला है, तो किसी ने पैसा, किसी ने चद्दर, किसी ने खाना भी दिएगा। मस्त हाल चल रहा था अपना, लेकिन कोई बोला कोरोना आएगा, अक्का मुंबई अक्का देश बंद हो गया है। साला ये क्या नया लफड़ा हो गया है, क्या बोलता है इसको, ये कौन सा वायरस है? साला कोरोना दिखता कैसा है, पूछा अपन, इसने देखा है बीमारी है पर जान लेती है, सुना अपन, डर रहेला हर कोई, सबकी फट गई है, पर भगवान के माफी डॉक्टर नर्स भाग रही है, दवाई वाला, सफाई वाला, बैंक वाला रोज आता है, हर नाके पे पुलिस वाला खड़ा है, घर जा बोलता है, अरे किधर जाऊं, मेरा तो घर ही बंद पड़ेगा है। साला ये क्या लफड़ा हो गया है मालूम, 5 बजे आधा घंटा तक डिब्बा बजा रहा था अपन, रात को 9 बजे एक टुकड़ा मोमबत्ती का जलाया था अपन। अच्छा लगता है जब कोई बोलता है तेरे साथ है अपन, लेकिन वैसे कौन याद करता था कभी जिंदा था या मर गया था अपन। चल ऊपर वाले, आखिरी बार भीख मांगता है तेरे से, बंकस में डील करता है अपन, छोड़ दे पूरे शहर को, मेरे देश को, फिर किसी के पास जिंदगी में हाथ नहीं फैलाएगा अपन। बस हो गया बाप, कोरोना को अब उठा लेने का, लपड़ा नहीं मांगता है, अपन का इज्जत रख के सबको छोड़ने का। वापस अच्छी मुंबई वैसे छोड़ा मांगता है, इतना तो दे दे मालिक, इतना तो दे दे, जल्दी कर, अब लपड़ा नहीं बनता है, अब सच में लपड़ा नहीं बनता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि ये वैक्सीन जो बारबेडोस के लोगों को जाकर लग रही है, वो बिहार के लोगों को लगती तो शायद बिहार के लोगों की जानें बच सकती थी। जो आप वैक्सीन मॉरिशस और मलेशिया भेज रहे हो, वो महाराष्ट्र के लोगों को लगती तो शायद महाराष्ट्र के लोगों की जानें बच जाती। आज पूरे देश भर में वैक्सीन डोजेस की किल्लत छा गई है। किसी राज्य के पास 1 दिन की वैक्सीन डोज बची है, किसी राज्य के पास 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है, और कुछ कुछ राज्यों में तो वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो गए। आंध्र प्रदेश के पास महज 2 दिन की डोज बची है वैक्सीन की। बिहार सरकार के पास मात्र 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है। राजस्थान में केवल 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों में 5 दिन की वैक्सीन डोज बची। कल पुणे में खास करके 109 वैक्सीन सेंटर बंद हो गए। मुंबई में 26 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए। उड़ीसा में 700 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वैक्सीन समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन सेंटर्स बंद हो गए, कई राज्यों में बंद हो गए। और दूसरी ओर भारत सरकार ने लगभग 645 लाख वैक्सीन डोजेस को 84 देशों में एक्सपोर्ट कर दिया। आने वाले कुछ हफ्तों में भारत सरकार ने यह वादा कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 45 मिलियन डोजेस भारत देश पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान भारत को आतंक एक्सपोर्ट करता है, भारत देश पाकिस्तान को वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। भारत देश में रशिया के साथ जो अग्रीमेंट्स करे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उसके तहत 16 मिलियन डोजेज और जो भारत रशिया को देगा वो भी रशिया से घूमकर पाकिस्तान जाएंगी, और पाकिस्तान को केवल 45 मिलियन डायरेक्टली और 16 मिलियन इनडायरेक्टली भारत देश देने जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 60 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन भारत देश पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और कुछ देशों के नाम बता रहा हूं जिससे भारत सरकार ने एक गिफ्ट के माध्यम से इन देशों को लाखों डोजेज ऑफ वैक्सीन बांट दिए। मैं आपको इन देशों के नाम पढ़ के बता रहा हूं। बांग्लादेश, म्यांमार,
नेपाल, भूटान, मालदीव्स, मॉरिशस, सिशेल्स, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, बारबेडोस। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि यह वैक्सीन जो बारबेडोस के लोगों को जाकर लग रही है, वो बिहार के लोगों को लगती तो शायद बिहार के लोगों की जानें बच सकती थी। जो आप वैक्सीन मॉरिशस और मलेशिया भेज रहे हो, वो महाराष्ट्र के लोगों को लगती तो शायद महाराष्ट्र के लोगों की जानें बच जाती। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी, मैं फिर उसे दोहरा रहा हूं कि अगर केंद्र में बैठी सरकार ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म करके पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के स्टॉक्स दिल्ली में उपलब्ध कराती है, तो मात्र 3 महीने में यानी कि 90 दिन में दिल्ली की पूरी आबादी को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वैक्सीनेट कर देगी, उन्हें टीकाकरण करवा देगी। जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मैंने 1-2 महीने पहले 2-3 महीने हुए होंगे, मैंने एक वीडियो रिलीज की थी और हर्षवर्धन जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनके बारे में कहा था कि ये आदमी एकदम उस पोजीशन के लायक नहीं है। ही इज यूजलेस पर्सन, ही डजंट हैव लीडरशिप क्वालिटीज, मैंने कहा था। और आज इस आदमी ने वही फिर से प्रूव कर दिया। महाराष्ट्र में बहुत कोविड के केसेस बढ़े हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ क्यों बढ़ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि बाजू में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी कोरोना उतना ही बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। ये सब हमें पता चलता है क्योंकि वहां से हमारे रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वो हमको बताते हैं कि वहां पर हॉस्पिटल जो है प्राइवेट, वहां पर क्या हालत है, शमशान घाट जो है वहां पर क्या हालत है। ये सब वीडियोज आते हैं और हमारे दोस्त लोग, रिश्तेदार लोग हमें बताते हैं। तो वहां पर भी उतने ही बुरे हाल है जितने महाराष्ट्र में है, लेकिन वहां पर टेस्टिंग नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं है, तो वो पता नहीं चलता है। महाराष्ट्र में खुलेआम रेगुलर ओपन टेस्टिंग चल रहा है। लोग कहीं भी जाकर प्राइवेटली या गवर्नमेंट में जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसलिए जो आंकड़े दिख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कोरोना ये काफी फैल गया है। ये सेकंड वेव है, जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में हुई है वैसे ही सेकंड वेव इंडिया में भी आई है। लेकिन हर्षवर्धन जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने अपनी गलत राजनीति, घटिया राजनीति का प्रदर्शन किया है। ये दुनिया के ऐसे स्वास्थ्य मंत्री है जिन्होंने सबसे कम प्रोएक्टिवली और एक्टिवली काम किया है कोरोना के दरमियान, और जो भी किया है वो गलत किया है। वो रामदेव बाबा की जो अनसाइंटिफिक एविडेंस जिसको नहीं है, ऐसी दवा के इनॉग्रेशन में चले गए। वैक्सीन के बारे में या जो भी कोरोना के प्रिवेंटिव मेजर्स है या कोई भी गाइडलाइंस है, इस बारे में हर्षवर्धन कभी भी किसी राज्य को एकदम से एग्रेसिवली कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, या कोई किसी राज्य में उन्होंने दौरा किया, वहां के सिस्टम को सपोर्ट किया, या मोदी गवर्नमेंट से अपील की कि यहाँ पर ये चाहिए, ये दे दो, ये कहीं भी पिक्चर नहीं दिखा है। एकदम अनसाइंटिफिक, एकदम इनएक्टिव, निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे ही मैं उनका मूल्यांकन करूंगा। अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की वजह से कोरोना कंट्रोल में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप क्या कर रहे हो? आपको क्या सिर्फ दिल्ली में बैठने के लिए और मोदी जी की भक्ति करने के लिए चुना है लोगों ने? आप आओ मुंबई में, आप कितने बार आए? महाराष्ट्र के हेल्थ सिस्टम जो है, आपने कितने बार उसका ब्यौरा लिया है, इंस्पेक्शन किया है, इंस्ट्रक्शन दिए, या कुछ डायरेक्ट हेल्प ऑफर की है? एक भी बार नहीं किया है। ना मोदी जी ने किया है, ना आपने किया है। आपको ये सिलेक्टिवली बोला गया है कि आप महाराष्ट्र के ऊपर ये ऐसा अटैक करो ताकि आपके जो लोग, बीजेपी के लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अंदर से तकलीफ दे रहे हैं स्टेट के, उनको सपोर्ट मिले। और ये जो फेल्यूर अब होने वाला है इंडिया में, जिसकी जिम्मेदारी ये मोदी की है, ये आपको उसको ध्यान हटाने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। आप पक्के मोदी भक्त है। आपको बेसिकली उस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। आप पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है मॉडर्न मेडिसिन के, लेकिन आप पूरे मोदी भक्त है एंड यू आर अ फेल्ड लीडर। आपको नेतृत्व शून्य ऐसे स्वास्थ्य मंत्री मैं आपको कहूंगा। साथियों, एक बात ध्यान में लीजिए, फर्स्ट वेव जो आई थी उस वक्त जो स्टेप्स लिए गए थे उनमें बहुत देरी की गई थी, और उसकी वजह ही यही थी कि पहले तो मोदी जी को नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम ठीक से कराना था, क्योंकि उसको यूएस से काफी लोग आने वाले थे और उनको
उधर माहौल बनाना था गुजरात में, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाना ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता था, इसलिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए। कोरोना आ रहा है ये वार्निंग मिलने पर भी ये प्रोग्राम किया गया, लाखों लोग इकट्ठा किए गए, अमेरिका से भी लोग आए। और उसके बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार उनके एमएलए चुराकर उनको बैंगलोर घुमाओ, इधर घुमाओ, ये सब चक्कर पूरा होने तक लॉकडाउन भी डिक्लेयर नहीं किया। फिर डिक्लेयर किया तो थाली टाली ये सब नौटंकी करके मोदी जी ने एक रात में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। लोग रास्ते पर आ गए और मुंबई से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए। वो महाराष्ट्र के पूरे स्टेट से अलग अलग राज्यों में से चलते गए। ये हाल सिर्फ मोदी सरकार की वजह से हुआ है। उन्होंने बसेस ट्रेन सब बंद कर दिया था, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी केंद्र सरकार की थी। और उसके बाद फर्स्ट वेव कंट्रोल हो गया, जो होता ही है पूरी दुनिया में ऐसा ही है, और सेकंड वेव आता है ये सबको मालूम था। लेकिन उसके पहले ही मोदी जी खुद हमने कोरोना कंट्रोल कर लिया, हम सारी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं, ऐसा डंका पिटवाने लगे, खुद की पब्लिसिटी कराने लगे। लेकिन साथियों याद रखना, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही फाइजर ने वैक्सीन ने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूवल नहीं दिया गया। मोदी जी ने ये पर्पसफुली किया ताकि उनको कोवैक्सीन और ये कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट की है इसको कंट्रोल कर पाते। प्राइवेट पार्टनर्स को अगर उसी वक्त उतार देते इंडिया में तो मोदी जी का महत्व कम हो जाता एज अ वैक्सीन गुरु, वैक्सीन सप्लायर। इसलिए ये जानबूझकर ये देरी की गई है। और जो भी वैक्सीन अप्रूव हुए उसकी काफी देर बाद, मिड जनवरी के बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बहुत स्लो हुआ। आज भी इंडिया में 6.5% से कम लोग वैक्सीनेट हुए हैं, जबकि इजराइल जो वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उसके 100% लोग वैक्सीनेट हो गए। यूएई में 87% लोग वैक्सीनेट हो गए, पूरे यूएई के जो देश है उन्होंने। चिली जैसा देश है 60%, यूके 55% वैक्सीनेट हो गए, यूएस में 50% वैक्सीनेट हो गए, और इंडिया में 6.3% आज की अगर आप वैक्सीनेशन की फिगर ले तो इतने कम लोग वैक्सीनेट हुए हैं। और मोदी जी ने अहमदाबाद में वो सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां पर मैचेस अलाउ किए, T20 अभी हुआ, वहां पर हजारों लाखों लोग वहां पर जमा हुए। कुंभ मेले लग रहे हैं। मोदी जी 5 राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं। ये किसके हाथ में है? इसका कंट्रोल कौन करेगा? ये क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? और आप हफ्तों की बात कर रहे हो। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हूं। मैं तो आम आदमी पार्टी का वॉलेंटियर था जब मैं इंडिया में था, अन्ना मूवमेंट से मैं गुजरा हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। लेकिन जब फडणवीस सरकार थी तब भी ये हफ्ते चलते थे। हमारे यहाँ पुलिस हफ्ता कलेक्ट करती थी। फडणवीस तो अपने बीवी के प्रोग्राम के लिए पुलिस से टिकट बिकवाते थे, यह हमने खुद देखा है। और आप हफ्ते की बात कर रहे हो। येदियुरप्पा है, माल्या को आपने भगा दिया है। राफेल का स्कैंडल ऑफिशियली 1 मिलियन यूरो का गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने रिलीज किया डेटा है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट को मिडल मैन जो है उसको $1 मिलियन दिया गया। तो कौन है ये मिडल मैन? मोदी और राफेल के बीच में कौन था जो $1 मिलियन खा गया, यूरो खा गया? तो ये मोदी का ही आदमी था। इस पर बात करो, ये तो ऑफिशियली रिलीज डेटा है। और माल्या भाग गया है। और दूसरी एक बात है, यह नितिन गडकरी की फैमिली को एक लग्जरी बस गिफ्ट दिया गया एज अ गिफ्ट। ये ऑफिशियली रिलीज डेटा है फॉरेन कंट्रीज के, उनके गवर्नमेंट का। इस पर भी कुछ बात करो। सिर्फ महाराष्ट्र के 100 करोड़ की क्या बात करते हो? इसको हम तो उसके अपोजिट ही है। अगर प्रूव हो जाए तो वो मंत्री को फांसी पे चढ़ा दो। वो कोई हम सपोर्टर नहीं है करप्शन के। लेकिन इस माहौल में जब महाराष्ट्र जूझ रहा है, डिफिकल्ट टाइम में जा रहा है, आपको राजनीति सोच रही है। और वो क्यों? मोदी जी को बचाने के लिए। जो आप अब उनको पता लग रहा है कि ये सेकंड वेव का विस्फोट होने वाला है। उन्होंने जो शुरू में अपना खुद का प्रेस कर लिया था कोरोना कंट्रोल का, वैक्सीन गुरु का, ये सब अब खत्म होने वाला है। उनके ऊपर अब उंगलियां दिखाने वाले हैं लोग। दुनिया में ये सब सामने आने वाला है। ये पॉसिबिलिटी ध्यान में रखकर आप गंदी राजनीति कर रहे हो। ये अच्छे नेतृत्व की साइन नहीं है, ये राष्ट्रवाद का साइन नहीं है। ये सिर्फ आपकी अंधभक्ति दिखाती है। हर्षवर्धन जी, मैं अपील करूंगा एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आप गंदी राजनीति न करें, राजधर्म का पालन करें। अब भी हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। जल्दी से वैक्सीन ऑर्गेनाइज कीजिए।
महाराष्ट्र को सपोर्ट कीजिए, महाराष्ट्र में विजिट कीजिए, मोदी जी से अपील कीजिए कि वो महाराष्ट्र में विजिट करे और लोगों को सपोर्ट करे, हेल्प करे। महाराष्ट्र को आज आपकी राजनीति नहीं चाहिए, जो आपके बीजेपी के लोग नीचे राजनीति कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं ये क्यों चल रहा है सब, क्योंकि वहां पर भाजपा सत्ता नहीं बना पाई थी, सरकार नहीं बना पाई थी, इसलिए ये चल रहा है। फर्स्ट वेव के टाइम पर सुशांत सिंह और एक कंगना की नौटंकी चली, और अब आप ये 100 करोड़ का ये जुमला लेके आए हैं। ये बंद करो, लोगों को हेल्प करो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तभी आपके ये स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन का और लीडर होने का कुछ यूज महाराष्ट्र को और देश को भी हो पाएगा। नहीं तो ये बहुत बुरी तरह से आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। हर्षवर्धन जी, साथियों, मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज शेयर कीजिए। जय हिंद। औरंगाबाद इलाज कराने पहुंची बुजुर्ग माताजी के बारे में जब डॉक्टर अल्ताफ को मालूम हुआ कि वह एक शहीद सैनिक की मां है, तो उन्होंने हॉस्पिटल का पूरा बिल माफ कर दिया और मां को अपने गले लगा लिया।